नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों की समय से मरम्मत, सुरक्षा रेलिंग की स्थापना, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को यात्रा से जोड़ने के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहन दिए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश देते नजर आए। जहां डोईवाला के करमचंद की टूटी सिंचाई नहर की इस बीच शिकायत पर सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह मेजर नरेश कुमार की भूमि पर भी अतिक्रमण की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून को कार्रवाई सौंपी गई है। वहीं सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि हर जन शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा से पहले ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक भेष में ठगी करने वाले फर्जी साधु संतों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर महिलाओं को निशाना बनाने वाले भेषधारियों पर इस बीच सख्ती से निर्देश जारी किए। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कालनेमी का उदाहरण देकर कहा कि आज भी समाज में कई भेषधारी असुर सक्रिय हैं। अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। वहीं इसी के तहत पुलिस ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो धार्मिक भेष में लोगों को ठगने का काम करते थे। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छद्म वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहाँ से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुँचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छद्म वेश में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए गए थे और उसके बाद कई लोगों को जो है यहाँ पर जो वेश बदल कर रह रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इनसे बातचीत करते कि आखिरकार क्या ये वास्तव में वेश बदल कर रह रहे थे, तो इनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मदन सिंह सामंत, श्री गर्भ पिशाच बालक देवता के धामी। देवता आने की बात आप कर रहे हैं, क्या आप पे देवता आता और क्या आप वास्तव में भेष बदल कर वास्तव में रह रहे हैं जो आपको हिरासत में लिया? वास्तव में नहीं, बिल्कुल देव। मैं सिर्फ चंपाओं से अभी हाल में ही आया हूँ। नई पार्टी बनाई है देव शक्ति ने, सारे काम का तुरंत हल, गुलाब का फूल कभी न भूल।
उत्तराखंड में देव शक्ति का राज होगा, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। क्या आपको लगता है देवता क्या आता है आप और क्या भला करता 50 बालक देवता, देव शक्ति तो देव शक्ति है, किसी भी रूप में अच्छा कर देगी, उसको तो कोई भी नहीं जान सकता वो किस रूप में किसको अच्छा कर दे। देव शक्ति सबके लिए है? सिद्धि कहाँ से प्राप्त की आपने? मटियानी में एक हमारा मंदिर है छोटा सा, 14 परिवार है हमारे सामंत परिवार, उसमें रक्षाबंधन में इस देव शक्ति ने अवतार लिया। नेपाल से आई है, श्री नेपाल से आई है। आप लोग कहाँ के रहने वाले और क्या भेष बदल कर आप रह रहे हैं जो आपको पुलिस ने पकड़ा है? सर पुलिस ना उधर गई थी मथुरा वाले में, कोई अपना टूरा लगाने के लिए, मतलब उसके हमें में हमारे को उठा लिया सर। तो हम गुग्गा छड़ी वाले हैं, हम जाते हैं बगड़ा में, वो मतलब किसी की मन्नत मानी होती है ना जैसे, तो उसको घुमाकर जब जाने पड़ता है सर। बाबा बनने का क्या आपका वो है? बाबा नहीं बने, जो उसमें से 1-2 रुपया दे रहा है उसका भला, जो ना दे रहा उसका भला, तो चलते हैं बाबा बस। आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपको लगता है वेश बदल कर आप वास्तव में रह रहे हैं क्या? साहब मेरा भेष तो इसलिए भेष मैंने बदला है, जो अपने हिंदुस्तान को मैंने कहीं भी धोखा दिया होगा तो आप मंत्री हों या बड़े बड़े अफसर मुझे घुमाएं और ठीक किया हो तो मुझे आज्ञा का पालन। क्या क्या मंत्र है वो जरा बताओ। वो मंत्र है सर, जगह पे बताया जाता है, समय पे समा दे कार्य सर, जिसका उजाला नहीं वो समा किस काम का जिसका चाहने वाला नहीं। एक बात तो ये मरी, और दूसरी बात सर बिच्छू का मंत्र आपको 100 है, सांप का मंत्र आपको 100 है, शनि का मंत्र आपको 100 है। अच्छा, ऑपरेशन कालनेमी की बात सरकार कर रही है, कालनेमी कौन था, कुछ इतिहास पता आपको? अनपढ़ है सर, मेरे को इतना खबर नहीं है। नहीं, आप वैसे तो कह रहे हैं कि अनपढ़ है और आप मंत्र कह रहे हैं कि मंत्र आपको आते हैं। मंत्र तो आता है जो जैसे शनि जिस पे चढ़ा हुआ है उसका मंत्र। तो आप देख सकते हैं कि जो ये लोग पकड़े गए ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है वो पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, और अगर पहचान आप इनकी पूछेंगे तो पहचान बताने को कोई एक तरफ से तैयार नहीं है, लेकिन सीधे तरीके से देखें तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत जिस तरीके से ये हिरासत में जो लोग लिए जा रहे हैं, ये वेश बदल कर रहने के इन पर आरोप है, और उत्तराखंड में एक नहीं कई जगहों पर इस तरीके के यदि लोग रह रहे हैं तो उनको वास्तव में पकड़े जाने की जो है वो आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग जो है लोगों को ठगने का भी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। तो वही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाई जा रही चेकिंग अभियान के तहत त्यूणी पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 125 किलो डायनामाइट जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस पूरे जिले में चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने हिमाचल प्रदेश नंबर की एक कार को रोका और तलाशी के दौरान 5 पेटियों में रखा 125 किलो डायनामाइट, 2 डब्बे डेनोट्रेटर और एक इस बीच लाल रंग की तार का रोल भी जो है यहां बरामद हुआ है। भी वैलिड कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहां से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहाँ पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया कि 3 व्यक्ति जो थे, इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहाँ पर कोई गाँव में एक रोड का काम होने वाला था, जहाँ पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज़ करके उस रोड को बनाया जाना था। समझ जानकारी के लिए हमारी टीम ने शिमला में भी संपर्क किया है। साथ ही साथ इस मैगजीन में किस तरह से इलीगल तरीके से इस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक निकला, इसमें वहाँ के एक गार्ड को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। सावन महीने का आज पहला दिन है और पूरे हरिद्वार में शिव भक्ति की बया बह रही है। तो वही गंगा तटों से लेकर घाटों तक और सड़कों से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का नाम गूंज रहा है। हर की पौड़ी, सप्तऋषि, गौघाट, बिरला घाट जैसे प्रमुख स्थलों पर बम बम भोले के जयकारे सुने जा सकते हैं। वह हरिद्वार में हजारों शिव भक्तों ने गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई और फिर कावड़ उठाकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए।
कंधे पर गंगाजल, माथे पर चंदन और हाथ में भगवा झंडा और बोल बम के जयकारे हरिद्वार को एक अलौकिक आध्यात्मिक स्थल बना रहे हैं। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं शहर को विशेष रूप में भी बांटा गया है ताकि यातायात सुचारू रहे। पूरा मेला क्षेत्र जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल इस बीच चारों ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ मेले की शुरुआत शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा यहां देखने को मिल रही है। पवित्र घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई गई श्रद्धालुओं की तरफ से। उसके बाद गंगा जल लेकर कंधों पर रखकर मंदिरों की ओर रवाना हो गए हैं तमाम श्रद्धालु। हालांकि उसी को लेकर विशेष रूट प्लान भी जो है वो तैयार किए गए हैं, जहां पर बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को या कहे कि कांवड़ियों को दी जा रही है। वहीं सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में इस बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन समेत अन्य अधिकारियों ने कांवड़ मेला 2025 में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ किया। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में गढ़वाल व कुमाऊं रेंज के अलावा पीएसी और पैरा फोर्सेस के इस बीच जवानों ने भी भाग लिया। कांवड़ मेला शुरुआत को देखें तो क्षेत्र को 16 सुपर जोन में और 37 जोन और 134 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। मेले की निगरानी के लिए एसपी सिटी को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। कहीं पे भी छोटा मोटा भी घटना। तो कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा फूड सेफ्टी और मिलावटी पदार्थों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांवड़ यात्रा के दौरान फूड सेफ्टी वाहन जो है वो लगातार चेकिंग करेगा। और क्या कुछ ये फूड सेफ्टी वाहन है, आप देख सकते हैं कि जो ये वाहन बनाया गया है, उत्तराखंड में 3 वाहन अभी तक ऐसे हैं कि जो ये लगातार जगह जगह जाकर चेकिंग करते हैं खाद्य पदार्थों की कि इनमें मिलावट है या नहीं है। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जो खाद्य पदार्थ है उनकी चेकिंग की जाए, किसी तरीके की मिलावट उनमें तो नहीं है खाद्य पदार्थों में। तो उसको लेकर ये वाहन जो है वो लगातार अब हरिद्वार के साथ साथ जगह जगह जो है कांवड़ यात्रा जहाँ चलेगी उसको लेकर टेस्टिंग करने जा रहा है। हमारे साथ जो इंचार्ज हैं इस लैब के, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की ये जो जांचें हैं इस लैब में हो रही है। वैसे थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए पूरा। जी सर, मेरा नाम रमेश जोशी है। मैं यहाँ पर जूनियर फूड एनालिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। सर, अभी हमने इस मोबाइल लैब में आज दूध के सैंपल और मसाले और कुछ मिठाइयाँ थी उनकी जाँच की है। इसमें हमने देखा है कि दूध के 2 सैंपल थे, दूध आए। इसमें हमने स्टार्च का सैंपल किया, स्टार्च की जाँच की तो हमने देखा कि एक में पॉजिटिव आया, एक में नेगेटिव आए। यदि हमारा दूध शुद्ध है तो इसका रंग स्टार्च में ऐसा आएगा, पीले रंग का आएगा थोड़ा, और यदि उसमें स्टार्च की मिलावट है तो उसमें बैंगनी या काले रंग का आएगा। तो इसमें आप देखिए एक में। और दूसरा, हमने मिल्क में यूरिया की जांच की थी तो यूरिया एक शुद्ध यूरिया है, एक दूध है, सॉरी, एक शुद्ध दूध है, उसमें यूरिया की मिलावट नहीं है। दूसरे में यूरिया की मिलावट आई थी तो मिलावट वाला जो है पॉजिटिव है, उसका कलर पीला रंग का होता है और जो शुद्ध होता है उसका वाइट ही रहता है। बाद हमसे बातचीत करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम सैंपल हैं, ये दूध के 2 सैंपल आप देख रहे होंगे। ये जो दूध के 2 सैंपल हैं, इनमें ये स्टार्च जो है इसमें ये मिलावटी दूध है और ये जो ओरिजिनल दूध है जो सही है उसका ये सैंपल है। तो ये जो दूध जो हमने यहाँ पर लिया था वो दूध पूरी तरीके से सैंपल में जो है वो पास हुआ है। और इसी तरीके से देखें तो ये दूध में जो है वो यूरिया था डाला था, तो इसमें जो ये वाला दूध है ये बिल्कुल सही सैंपल में पाया गया, जबकि मिलावटी दूध जो है वो पाया गया। तो आम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी सेहत का अगर ध्यान रखना है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जागरूक होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज़, देहरादून। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ ने 3 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। यह घटना आरकी पैड़ी के सामने कांगड़ा घाट क्षेत्र में हुई, जहां
अचानक 3 युवक गंगा में डूबने लगे। वहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने समय पर पहुंचकर सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। तीनों अलग अलग घटनाएं थी, लेकिन टीम ने तेजी और साहस से काम किया। मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई। तो वहीं सभी कांवड़ियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर प्राथमिक उपचार भी दिया गया। वहीं 28 जून को बाधित हुई यमुनोत्री धाम यात्रा फिर शुरू हो गई है। दरअसल इस यात्रा के फिर से शुरू होने का रास्ता औजरी में बने बैली ब्रिज ने खोला है, जिसे सिर्फ 4 दिन में तैयार कर पीडब्ल्यूडी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पुल को हुए नुकसान के बाद अधिकारियों ने इसे 4 दिन में बनाने का दावा किया था, जिस पर यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस चुनौती को पूरा किया और तय वक्त के अंदर ही पूरा किया। पुल बनने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि यात्रा के बाधित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त की थी और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वह यात्रा मार्ग को जल्दी खोलने के लिए भी लगातार उच्च स्तरीय बैठकें की गई और काम की निगरानी की जाती रही। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से कपकोट पिंडारी ग्लेशियर सड़क का करीब 70 मीटर हिस्सा नदी में बह गया, जिसकी वजह से सरयू घाटी का तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया। तो वहीं सड़क टूटने से 60 से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में फंस गई है। वहीं जिले में बारिश के बाद कुल 15 सड़कें बंद है, जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत कपकोट क्षेत्र के ग्रामीणों को हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदेश के आपदा पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान भी मानवता की बड़ी सेवा है। साथ ही कैची धाम बाईपास के लिए वन भूमि स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण में तेजी लाई जाएगी, जिससे क्षेत्रीय लोगों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। तो वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश बिंद्रा ने कहा कि वे शिक्षा, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन में हर संभव मदद कर रहे हैं। हर साल 3000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 5000 किया गया है। ट्रस्ट ने 15 जून को आयोजित कैची धाम मंदिर स्थापना दिवस के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। और लगभग 11 किलोमीटर आगे जो सड़क बननी है, जो अल्मोड़ा वाली रोड पे आपका मिलेगा, तो उसमें भी वन विभाग की स्वीकृति मिल गई है। चूँकि आचार संहिता अभी लगी हुई है, तो उसमें स्वीकृति अभी सैद्धांतिक और उसकी जारी होनी है। तो जैसे ही मिल जाएगा या आचार संहिता के बाद इसमें काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें देखने वाली बात है कि जितने श्रद्धालु हमारे कैची धाम के लिए आ रहे हैं दर्शन के लिए, उसमें देखिए उसमें ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, हो रही है। इसी वजह से ये बाईपास और सारी चीज़ें सोची गई हैं। और इस बाईपास के अतिरिक्त भी आप देखेंगे जो रामगढ़ से नथवा खान वाली सड़क है, उसको डबल लेन करने के लिए भी उसकी स्वीकृति पहले से जारी हो चुकी है। क्योंकि आज के डेट में जब कभी भी कैची धाम वाली सड़क बाधित होती है, तो पूरा ट्रैफिक आपका नथवा खान होते हुए क्वारक को जाता है। तो इसमें ये कार्रवाई चल रही है। और फ्यूचर में कैसे स्मूथली चले, जहां श्रद्धालुओं के लिए दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बहुत बड़ा अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट वहां पे पार्किंग की व्यवस्था वहां पे कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की नगर पालिका की ओर से जू रूट पर कैंट बोर्ड की भूमि से टैक्स वसूलने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने टैक्स से वसूलने के मामले को विस्तार से सुनते हुए पालिका, कैंट बोर्ड और जिला प्रशासन को कई दिशा निर्देश जारी किए। वहीं कोर्ट ने नगर पालिका से कहा है कि अशोक सिनेमा हॉल की भूमि पर बनने वाली पार्किंग का दोबारा से नया प्रपोजल जिला प्रशासन को 1 सप्ताह में दिया जाए। वहीं कोर्ट ने नगर पालिका का आय व्यय का जो ऑडिट है उसे कराने के लिए कम से कम जिला ऑडिट अधिकारी रैंक के व्यक्ति को इस बीच नियुक्त करने को भी कहा गया है।
माल रोड से चिड़ियाघर को जाने वाली सड़क में लगभग 1/3 जो हिस्सा है वो छावनी परिषद का है। नगर पालिका नैनीताल ने एक टेंडर देके उसमें शटल सेवा का ठेका दे दिया, जिसमें उनको वाणिज्यिक गतिविधि से अपना लाभ कमा रहे हैं। छावनी परिषद ने एक पत्र जारी किया था नगर पालिका नैनीताल को कि जो लाभांश है उसका 1/3 हिस्सा हमको भी दें, क्योंकि ज़मीन हमारी है जो सड़क बनी है। इसके खिलाफ नगर पालिका ने रिट याचिका आयोजित की थी। आज माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी, छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको बुलाया था। तो वहीं प्रदेश में आवास, पार्किंग और अवस्थापना परियोजनाओं की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुके कार्यों को तत्काल संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए। कार्य के लंबित रहने पर कार्यदायी संस्था से वसूली की गई चेतावनी दी गई। तो वहीं डीएम ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हो रही पार्किंग स्थल चिन्हित करने पर भी जोर दिया है। तो वहीं कैंटिलीवर पार्किंग, साइनेज बोर्ड और मार्ग सुधार के लिए भी निर्देश दिए गए। निर्माण से पहले संयुक्त निरीक्षण और वन भूमि से संबंधित परियोजनाओं के समाधान के लिए विभागीय समन्वय की बात कही गई। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पौड़ी शहर में पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती है, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन भी होता है और एक भी गाड़ी अगर मूव होती है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत आज काफ़ी डिटेल्ड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि जो रोड है वहाँ पे कहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कैंटिलीवर पार्किंग हम कुछ जगहों पे खट साइड में बनाने का एक इस पर भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। और भी कहाँ हमारे रोड के आसपास जो ये मेन रोड है हमारी धारा रोड और मॉल रोड के आसपास कहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए भी हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई है, जिसमें एसडीएम और हमारे डीडीए के मेंबर्स और कार्यदायी संस्था ये लोग जाके एक बार स्पॉट भी एनालिसिस करेंगे, सो दैट हम जो भी पार्किंग बनाए वो आइडियल लोकेशंस पे बनाएं, जिससे कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो और हमारी ट्रैफिक कंजेशन में कुछ सहूलियत हो सके।